एसी सर्किट अपन स्टार्ट किए थे। एसी सर्किट के अंतर्गत हमने आरएल पढ़ा, मतलब प्योर रजिस्टिव पढ़ा, प्योर इंडक्टिव सर्किट देखे थे, प्योर कैपेसिटी सर्किट हम देख चुके हैं। आज हम देखते हैं आरएलसी सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट के बारे में आज हम देखेंगे। रजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज, ठीक है। तो रजिस्टेंस ठीक है, इंडक्टेंस मतलब इंडक्टर समझो, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज, ठीक है। कहने का मतलब जब रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर तीनों क्या है, सीरीज में, ठीक है। तो जब किसी सीरीज आरएलसी सर्किट की हम बात करेंगे तो सीरीज आरएलसी सर्किट में क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सपोज यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स जिसमें से एक एलिमेंट रजिस्टर है, दूसरा एलिमेंट इंडक्टर है और तीसरा जो एलिमेंट है वो क्या है, कैपेसिटर। सपोज इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू आर, इस इंडक्टर की इंडक्टेंस है वो एल हेनरी है। सपोज इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो क्या है, सी फैराड। सपोज इस सीरीज आरएलसी सर्किट के अक्रॉस अप्लाइड हम एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं। सपोज इस अप्लाइड एसी वोल्टेज की वैल्यू को हम क्या ले लिए, वी क्या है, उस अप्लाइड एसी वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हमने 3 इंडक्टर लिया, तीनों इंडक्टर सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है। सीरीज में कैसे सीरीज में कहलाया, जब भी किसी एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्मिनल आपस में कनेक्टेड हो तो वो क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर रजिस्टर का एक टर्मिनल इंडक्टर से, इंडक्टर का एक टर्मिनल कैपेसिटर से, कैपेसिटर का दूसरी टर्मिनल है वो वोल्टेज सोर्स से, रजिस्टर की एक दूसरी टर्मिनल है वो भी वोल्टेज। तो सिर्फ और सिर्फ इन तीनों का एक ही टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है। तो सपोज यहाँ पर एक रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों आपस में सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है और इन दिनों की सीरीज कॉम्बिनेशन के क्रॉस सपोज अप्लाइड वोल्टेज को मैंने क्या ले लिया, V। सपोज इस अप्लाइड वोल्टेज V के कारण इस पर्टिकुलर सर्किट में फ्लो होने वाला करंट क्या है, I। हमने V वोल्टेज अप्लाई किया, V वोल्टेज अप्लाई करने से इसमें I करंट का फ्लो होना शुरू हुआ। जैसे ही I करंट का फ्लो होगा, I करंट इस रजिस्टर से फ्लो होंगे। सेम यही I जो करंट है वो इस पर्टिकुलर इंडक्टर से फ्लो होगा और सेम वही I जो करंट है इस पर्टिकुलर कैपेसिटर से भी फ्लो होंगे, क्योंकि तीनों आपस में क्या है, सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है। जब भी एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड हो तो ऑलवेज सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में करंट की वैल्यू सेम होता है, बट वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्लियर हुआ, वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो जैसे इस रजिस्टर में करंट का फ्लो होगा, रजिस्टर में करंट के फ्लो होने से रजिस्टर पर एक वोल्टेज ड्रॉप मिलेंगे। सपोज उस वोल्टेज ड्रॉप को हम क्या ले, इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को, यहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको VR मान लिए, इसके अक्रॉस, इस रजिस्टर के अक्रॉस। फिर अगेन इस इंडक्टर के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसको सपोज क्या ले लेते हैं, VL ले लेते हैं। सपोज इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसको क्या ले लेते हैं हम, VC। तो जैसे ही तीनों एलिमेंट में I करंट का फ्लो होगा, I करंट के फ्लो होने से क्या होंगे, इस तीनों एलिमेंट पर क्या होगा, वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो सपोज मैं क्या माना, लेट VR जो लिया हूँ वो वोल्टेज ड्रॉप है। VR इज नथिंग बट इट इज अ वोल्टेज ड्रॉप across रजिस्टर R, ठीक है। तो ये VR जो है वो उस पर्टिकुलर रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। सपोज यहाँ पर VR रजिस्टर, अब मैंने प्योर रजिस्टिव सर्किट लिया था, तो प्योर रजिस्टिव सर्किट में क्या बोला था कि हमेशा किसी प्योर रजिस्टिव सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज और उस रजिस्टर में फ्लो होने वाले करंट ऑलवेज क्या होता है, इन फेस होता है, सेम फेस होता है। तो बोल सकते हैं विच इज इन फेस विथ
आई जो कि फ्लोइंग करंट के साथ क्या है, इन फेस में है, सेम फेस में है, क्योंकि उस रजिस्टर पे फ्लो होने वाले करंट को मैं आई माना हूँ। तो इस रजिस्टर पे फ्लो होने वाला करंट आई, और इस फ्लो होने वाले करंट के कारण उस रजिस्टर पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वी आर, दोनों आपस में क्या होंगे, सेम फेस में होंगे। सपोज वी आर मान लिया, फिर उसके बाद लेट हम वी एल इक्वल टू क्या होगा, वी एल विल बी व्हाट, वी एल इक्वल टू क्या होंगे, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वी एल इक्वल टू उसमें उस पर्टिकुलर इंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट इनटू उस इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो किसी इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस और उस इंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट का प्रोडक्ट है, उसमें क्या कहलाता है, वोल्टेज ड्रॉप। इसको क्या बोलेंगे हम, वोल्टेज ड्रॉप। इसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस एक्रॉस इंडक्टर इंडक्टर। ठीक है, तो उस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को क्या माना, मैं वी एल माना। अब आप सबको पता है, जैसा कि मैंने प्योर इंडक्टिव सर्किट लिया था, प्योर इंडक्टिव सर्किट में मैं बताया था कि किसी भी इंडक्टर में जो वोल्टेज है वो करंट के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री क्या करता है, लीड करता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं विच लीड्स, कौन लीड करता है, वोल्टेज, विच लीड्स बाय 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू करंट। तो इस पर्टिकुलर इंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट को मैं आई माना हूँ। और हमने इंडक्टर का प्योर इंडक्टिव सर्किट देखा था। प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में हमने क्या बोले कि किसी इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज है हमेशा उस इंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट से 90 डिग्री क्या करता है, लीड करता है। तो इसमें वोल्टेज है वो करंट के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री क्या करेगा, लीड करेगा। और किसी भी इंडक्टर का वोल्टेज उसमें फ्लो होने वाला करंट और उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस के प्रोडक्ट का क्या होगा, इक्वल। तो वी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू क्या होंगे, एक्स एल होंगे। अगेन सब वी सी इज क्या हो जाएगा आपका, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर क्या हो जाएगा, आई इनटू क्या हो जाएगा, उसकी कैपेसिटी रिएक्टेंस। जैसा कि आपका रजिस्टर पे वोल्टेज, उसमें फ्लो होने वाला करंट इनटू उसका रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज अपोजिशन प्रॉपर्टी ऑफ करंट। करंट के फ्लो में जो अपोजिशन की प्रॉपर्टी होता है, उसी अपोजिशन की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर सेम अपोजिशन की प्रॉपर्टी किसी इंडक्टर के द्वारा हो तो वो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। अगर सेम अपोजिशन की प्रॉपर्टी किसी कैपेसिटर के द्वारा हो तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाएगा। तो कुल मिलाकर वोल्टेज का ड्रॉप मतलब क्या होता है, फ्लोइंग करंट इनटू अपोजिशन प्रॉपर्टी। रजिस्टर के केस में अपोजिशन प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोलेंगे, कैपेसिटर के केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे, इंडक्टर के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे। तो वी एल इज नथिंग बट इट इज अ वोल्टेज ड्रॉप इन इंडक्टर, वी सी इज नथिंग बट इट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। दिस विल बी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। मैं सारे चीज़ को एजम्पशन कर रहा हूँ, अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, अब ये क्या होगा, कैपेसिटर विच लेग्स, क्योंकि कैपेसिटर में वोल्टेज लेग करता है मतलब 90 डिग्री पीछे रहता है। विच लेग्स बाय 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू आई। कोई भी कैपेसिटर में वोल्टेज लेगिंग करता है, बट इंडक्टर के केस में वोल्टेज है वो क्या करता है, लीडिंग करता है। दोनों के केस में फेस एंगल की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री लिखा हूँ, इसका मतलब ये समझ जाओ कि किसी इंडक्टर का वोल्टेज और उस इंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट दोनों के बीच में फेस का रिलेशन है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। जिसमें इंडक्टर की जो इंडक्टिव जो वोल्टेज होता है करंट के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री लीड करता है, बट इसका जस्ट अपोजिट जो है वो कैपेसिटर में होता है। कैपेसिटर की वोल्टेज को वीसी कैपेसिटिव वोल्टेज बोलेंगे। किसी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो रहता है करंट के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री लेग करता है, मतलब करंट है वो आगे रहेगा, वोल्टेज है वो क्या मिलेंगे आपको, पीछे मिलेंगे। अगर ग्राफिकली नोटेशन अगर शो करना चाहे, मान लीजिए इसको ग्राफिकली अगर शो करना चाहे
तो रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट की वैल्यू सेम होता है, मतलब इन फेस होता है। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड वोल्टेज थ्रू रजिस्टर इज इन सेम फेस, दोनों सेम फेस में होता है। तो ये आपका वोल्टेज रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज वी आर, रजिस्टर में फ्लोइंग करंट को क्या दे दिया मैं आई। दोनों जो होता है वो क्या रहता है, इन फेस होता है, दोनों इन फेस में होता है। इस करंट दोनों को मैं पैरेलल लाइन से शो कर दिया, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। दैट मीन्स करंट थ्रू रजिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, द फेज डिफरेंस बिटवीन दिस टू पैरामीटर इज इक्वल टू 0। दोनों के बीच में फेस का रिलेशन क्या होता है, 0 डिग्री। बट करंट की वैल्यू हमेशा वोल्टेज से कम होता है, इस कारण इस एरो को मैं क्या बना दिया, यहाँ पर स्मॉल शो कर दिया। क्लियर हुआ। अब इंडक्टर को अगर मैं ग्राफिकली फेस को रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो किसी इंडक्टर में वोल्टेज है वो लीड करता है 90 डिग्री, मतलब इंडक्टर के वोल्टेज और इंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के बीच में फेस का रिलेशन क्या होता है, 90 डिग्री। तो इस इंडक्टर में फ्लोइंग करंट को तो मैं आई माना हूँ, इस इंडक्टर की वोल्टेज को क्या माना मैं, वी एल माना 90 डिग्री, और दोनों के बीच में फेस का रिलेशन कितना डिग्री का है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर देख सकते हो इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू 90 करेंट आई बाई 90 डिग्री। तो इसमें फ्लोइंग करंट के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री लीड करे। कैपेसिटर का देख लेते हैं। कैपेसिटर में करंट है वो क्या करता है, लीड करता है, वोल्टेज लेग करता है। वोल्टेज लेग करता है मतलब पीछे रहता है, पीछे रहता है मतलब एरो नीचे बनाऊंगा निगेटिव साइड, ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपका कैपेसिटर का वोल्टेज वीसी हो जाएंगे, ये उस कैपेसिटर में फ्लो होने वाला करेंट। तो ये तीनों के बीच में फेस को मैं ग्राफिकली क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये फेस रिलेशन हमेशा याद रखेंगे। इसी फेस रिलेशन और रिएक्टेंस की प्रॉपर्टी को ही बताने के लिए मैंने प्योर रजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पहले लिया था। क्लियर हुआ। वैसे प्योर रजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट आपके सिलेबस में नहीं दिया है, बट जब तक उसको आप नहीं समझोगे तब तक आगे का सिलेबस है वो क्लियर नहीं होगा, इस कारण मैंने उसको पहले लिया। क्लियर हुआ। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। एक्स सी, तो हमेशा फ्लोइंग करंट इनटू अपोजिशन प्रॉपर्टी, उन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, वोल्टेज ड्रॉप कहलाता है। क्लियर हुआ। तो तीनों आपका एलिमेंट है वो सीरीज में है, सीरीज में ऑलवेज करंट की वैल्यू सेम होता है, वोल्टेज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर का होता है, वोल्टेज की वैल्यू है वो डिफरेंट वैल्यू होती है। क्लियर हुआ। तो अगर मैं इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, अगर हम इसको ट्राइंगल, अगर तीनों के बीच में हम वोल्टेज ट्राइंगल के रिप्रेजेंट करना चाहें, सपोज मैं वोल्टेज ट्राइंगल बना रहा हूँ, मैं वोल्टेज ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज दिस इज वी आर, ठीक है, रजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। रजिस्टर के इंडक्टर में वोल्टेज है वो 90 डिग्री क्या करता है, लीड करता है। सपोज दिस इज इंडक्टिव वोल्टेज, ठीक है, इंडक्टिव वोल्टेज। कैपेसिटर में वोल्टेज है 90 डिग्री लेग करता है। ये रजिस्टर है, रजिस्टर के रिस्पेक्ट में वोल्टेज है वो इंडक्टर का वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है। तो 90 डिग्री अपर, लीड मतलब पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल को फेजर डायग्राम अगर शो करोगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में ऊपर तरफ बनाएंगे, और अगर निगेटिव है, लेगिंग करता है, तो लेगिंग करता है 90 डिग्री बाय कैपेसिटर का वोल्टेज। तो ये कैपेसिटर का वोल्टेज है। इस कैपेसिटिव वोल्टेज को अगर यहाँ से रिप्रेजेंट करना चाहे, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कैपेसिटिव वोल्टेज VC होगा, ठीक है। वैसे अगर इस वाले वोल्टेज को अगर रिप्रेजेंट करना चाहे यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या होगा, इंडक्टिव वोल्टेज होगा, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर इंडक्टिव वोल्टेज है वो लीड करता है, कैपेसिटिव वोल्टेज है वो क्या करता है, लेग करता है। तो दोनों का जो डिफरेंस जो है, सपोज दिस पॉइंट अप टू दिस पॉइंट, दिस इज वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन दिस, दोनों के वोल्टेज डिफरेंस का इक्वल VL माइनस क्या है, VC, इतना हो गया। रिजल्टेंट इंडक्टिव वोल्टेज और कैपेसिटिव वोल्टेज का रिजल्टेंट वोल्टेज है, कंप्लीट टोटल वोल्टेज है VL माइनस VC होगा, क्योंकि इंडक्टिव वोल्टेज लीड करता है,
कैपेसिटी वोल्टेज है वो क्या करता है, लेग करता है। तो सीधी सी बात है, दोनों का जो रिजल्टेंट जो वोल्टेज है वो एडिटिव नेचर का तो नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट फेस है। अपोजिट फेस होने के कारण दोनों का रिजल्टेंट जो मिलेगा वो डिफरेंस का इक्वल। सपोज अप टू दिस वोल्टेज लेवल इज डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव वोल्टेज एंड कैपेसिटी वोल्टेज। नाउ दी लाइन ज्वाइनिंग टू दिस पॉइंट, इस लाइन को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो क्या होगा आपका, ये वोल्टेज है वी एल माइनस वी सी होगा। यहाँ सपोज इसको मैं ओ दे देता हूँ, इस वाले पॉइंट को ए दे देता हूँ, इस वाले पॉइंट को सी दे देता हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं डी दे देता हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं क्या दे देता हूँ, बी दे देता हूँ। तो रिजल्टेंट जो वोल्टेज है वो वी कहलाएगा। तो ये वेक्टर ट्रायंगल है, वेक्टर ट्रायंगल में अप्लाइड वोल्टेज वी जो है, अप्लाइड जो वोल्टेज जो वी जो होगा वो क्या होंगे, वेक्टर सम ऑफ दी वोल्टेज डिफरेंस, रिजल्टेंट वोल्टेज वेक्टर सम ऑफ प्योर रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप एंड इंडक्टिव और नेट वोल्टेज ड्रॉप। दिस इज नेट वोल्टेज ड्रॉप। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर वी आर है उसको हम ओ ए के द्वारा रिप्रेजेंट किए हैं। तो ओ ए जो लाइन है बेसिकली इस वेक्टर डायग्राम में ट्रायंगल वोल्टेज ट्रायंगल में रेजिस्टिव वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और ए से सी को अगर बात करें, ए से अगर हम सी की बात करें तो ए सी है वो क्या करता है, कैपेसिटी वोल्टेज ड्रॉप को शो करता है। ए से अगर बी तक की बात करूं यहाँ तक का, तो ए से बी तक का है आपका नेट इंडक्टिव वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। बट इस सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों यूज हुआ है और दोनों आपस में सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है। और सीरीज फॉर्म में हमेशा क्या होता है, वोल्टेज है वो एडिटिव नेचर का होगा। मतलब अगर रिजल्टेंट नेट वोल्टेज अगर निकाले तो वोल्टेज का एडेड सम मिलेगा। बट यहाँ पर इंडिविजुअल एलिमेंट पे फेस का रिलेशन अपोजिट होने से रिएक्टिव कंपोनेंट पे जो टोटल वोल्टेज होंगे वो वोल्टेज दोनों वोल्टेज के डिफरेंस का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इतना इंडक्टिव वोल्टेज है, ये वाला आपका कैपेसिटी वोल्टेज है। इस इंडक्टिव वोल्टेज में जब इस कैपेसिटी वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्टेंट वोल्टेज इतना मिलेगा। और ये रिजल्टेंट वोल्टेज है वो एडी के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। और एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एल माइनस वी सी। वी एल माइनस वी सी क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों एलिमेंट पर वोल्टेज तो मिल रहा है बट दोनों वोल्टेज में फेस का रिलेशन है 180 डिग्री का दिख रहा है। कैसे, क्योंकि ये वी एल है वो करंट के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री लीड करता है, बट कैपेसिटर में जो वोल्टेज है करंट के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री लेग करता है। तो दोनों के बीच में अगर फेस अगर देखूं तो 180 डिग्री का फेस डिफरेंस, 180 डिग्री फेस डिफरेंस होने के कारण क्या होगा, रिजल्टेंट जो रिएक्टिव जो वोल्टेज होंगे इन दोनों वोल्टेज के डिफरेंस का इक्वल। तो ये वी एल माइनस वी सी क्यों, तो ए से डी तक का पॉइंट है वो वी एल माइनस वी सी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ए से डी, इस डी पॉइंट को ओ से ओ पॉइंट से ज्वाइन करने से ओ डी जो लाइन मिलता है वो ओ डी जो लाइन जो रहता है बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल ओ डी जो लाइन जो होता है वो अप्लाइड वोल्टेज है उसको शो करता है। तो हम जानते हैं कि किसी भी सर्किट में जो अप्लाइड जो वोल्टेज होता है वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे वोल्टेज ड्रॉप के सम का इक्वल होता है। तो यही जो ओडी है, यही ओडी है वो वेक्टर सम कहलाएगा, वेक्टर सम ऑफ दी वोल्टेजेस ऑफ वी आर एंड वी एल माइनस वी सी। तो दोनों वोल्टेज के वेक्टर सम का इक्वल होगा वी जो है, जो इसको हम किससे रिप्रेजेंट किए हैं, ओडी से रिप्रेजेंट किए। तो नेट रिएक्टिव अगर वोल्टेज ड्रॉप की अगर बात करें, यहाँ पर ओ से ए तक का ये वी आर है वो रजिस्टर पे वोल्टेज ड्रॉप है, ए से बी तक का वोल्टेज ड्रॉप है वो इंडक्टर पे वोल्टेज ड्रॉप है, ए से सी तक का वोल्टेज ड्रॉप है वो कैपेसिटर का वोल्टेज ड्रॉप है। बट ए से डी तक का जो वोल्टेज है वो क्या है आपका, नेट रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप। दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, नेट रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप। नेट नेट रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप है, नेट रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप वी एल माइनस वी सी। तो सर्किट में अप्लाइड जो वोल्टेज होता है रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप प्लस
रिएक्टिव एलिमेंट पर वोल्टेज ड्रॉप के सम का क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो सर्किट में रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप प्लस रिएक्टिव कंपोनेंट पे एलिमिनेट नेट रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप है, उसका जो वेक्टर जो सम होंगे, वही वेक्टर जो सम है वो क्या कहलाएगा, आपका टोटल अप्लाइड वोल्टेज का इक्वल हो जाएगा। अप्लाइड वोल्टेज वी रिप्रेजेंट बाय ओडी। ठीक है, वी गेट नेट रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप एडी, ये एडी है नेट रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप, और नेट रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप है वो वी एल माइनस वी सी से रिप्रेजेंट किए हैं। अब वी एल माइनस वी सी क्या हो जाएगा, नेट रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप की अगर बात करूँ मैंने, नेट रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप, नेट रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप, नेट रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप एडी, एडी इक्वल टू क्या हो जाए, उसमें फ्लो होने वाला करंट आई इंटू उसका टोटल रिएक्टेंस, उसका टोटल रिएक्टेंस आई इंटू क्या हो जाएंगे, एक्स एल माइनस क्या हो जाएगा ये एक्स सी। तो एक्स सी एल माइनस एक्स सी है वो टोटल रिएक्टेंस है, तो टोटल रिएक्टेंस इंटू फ्लोइंग करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप। तो टोटल रिएक्टिव जो वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, एडी के द्वारा। सो अप्लाइड जो वोल्टेज होगा, अप्लाइड वोल्टेज वी जो होंगे बेसिकली जिसको हम ओडी के द्वारा रिप्रेजेंट किए हैं, वो जो ओडी जो होगा वो ओ ए और ए डी के वेक्टर सम का इक्वल होगा। ठीक है, सो 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 टोटल अप्लाइड वोल्टेज, टोटल अप्लाइड वोल्टेज, टोटल अप्लाइड वोल्टेज V, ठीक है, विल बी वेक्टर सम ऑफ वी आर, प्योर रजिस्टिव वोल्टेज है, वेक्टर सम ऑफ वी आर एंड नेट रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप, नेट रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप, नेट रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप वी एल माइनस वी सी। क्लियर हुआ। तो टोटल जो हम टोटल जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वो अप्लाइड जो टोटल जो वोल्टेज जो होगा वो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप और रिएक्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप है, उन दोनों का क्या है, वेक्टर सम का इक्वल होगा। ठीक है, तो ओडी हम फाइनली अगर पाइथागोरस प्रमेय ही है कहने के मिले, ओडी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग जो होता है ना, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वही वाले फार्मूला है देखा जाए तो ये ओडी अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये ओ ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये ए डी स्क्वायर। कहाँ से आया, वही पाइथागोरस प्रमेय ही बोल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से ही आया है ये। तो ओ डी इज नथिंग बट टोटल अप्लाइड वोल्टेज वी होगा, ओ ए जो होगा क्या है, प्योर रजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप वी आर, तो वी आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, नेट रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप। तो इसको और फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, वी इक्वल टू वी आर इक्वल टू क्या, कोई भी रजिस्टर पर वोल्टेज क्या होता है, उस रजिस्टर में फ्लो होने वाला करंट इंटू उसके रजिस्टेंस का प्रोडक्ट है, वही रजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप, तो आई इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस वी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसमें फ्लो होने वाला करंट इंटू उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस क्या हो जाएगा वी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू उसकी कैपेसिटी रिएक्टेंस आई सी, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये v इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो ये v यहाँ से आई स्क्वायर दोनों से कॉमन लेंगे तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, तो आई बस बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, आई स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। मुझे करंट आई चाहिए, उसमें फ्लो होने वाला करंट आई का वैल्यू निकालना है, तो आई इक्वल उसका डिवाइड कर दो, तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएंगे एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर हो जाएंगे। तो v डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का
होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें और लिख सकते हैं हम आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर। यहाँ पर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर हुआ, एक्स स्क्वायर एक्स दैट मीन्स क्या है, नेट रिएक्टेंस बोल सकते हो। ठीक है, या फिर इसको आई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी डिवाइडेड बाई इसको क्या लिख सकते हैं, जेड, वे जेड इज क्या है, इम्पिडेंस, टोटल इम्पिडेंस ऑफ दिस सीरीज आरएलसी सर्किट। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, वी बाई जेड लिख सकते हैं। वेयर, अब देखो जहाँ वेयर यहाँ पर जेड इक्वल टू क्या है, यहाँ पर टोटल इम्पिडेंस, टोटल इम्पीडेंस, इम्पीडेंस इम्पीडेंस ऑफ आरएलसी सर्किट। ठीक है, सीरीज आरएलसी सर्किट। ठीक है, तो सीरीज आरएलसी सर्किट का टोटल इम्पिडेंस है वो जेड है, और जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर और एक्स के जगह में रख देते हैं हम, एक्स इक्वल टू, एक्स क्या है, नेट रिएक्टेंस, और नेट रिएक्टेंस इक्वल टू क्या है, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल रिएक्टेंस जेड। इसको और क्या लिख सकते हैं हम, सिंप्लीफाई करके अगर लिखना चाहे, अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे, मान लिया जाए सिंप्लीफाई करके और लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर ले लो, दोनों साइड स्क्वायर लेंगे तो इधर जेड स्क्वायर होगा, इधर क्या बचेगा, आर स्क्वायर होंगे, इधर क्या बचेगा, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल एक्स का स्क्वायर। या फिर थियोरेटिकली अगर लिखा जाएंगे तो जेड क्या है, इम्पिडेंस, तो इसको थियोरेटिकली लिखेंगे तो इम्पीडेंस, इम्पिडेंस का स्क्वायर इक्वल टू आर क्या है, रेजिस्टेंस, जो सर्किट में यूज हुआ है रेजिस्टेंस उसका, तो रेजिस्टेंस का स्क्वायर, रेजिस्टेंस का एक्स क्या है, नेट रिएक्टेंस, तो नेट रिएक्टेंस, नेट रिएक्टेंस, नेट रिएक्टेंस का होल स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि किसी भी सर्किट में जो टोटल इम्पिडेंस का स्क्वायर है वो ऑलवेज उस सीरीज आरएलसी सर्किट के रेजिस्टेंस स्क्वायर और सीरीज आरएलसी सर्किट के नेट रिएक्टेंस के स्क्वायर का इक्वल होता है। ठीक है, तो इस सीरीज आरएलसी एक्स का मतलब समझे ना, नेट रिएक्टेंस, नेट रिएक्टेंस मतलब टोटल रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। अगर हम इसकी ट्राइंगल की अगर बात करें, सपोज अगर इम्पिडेंस ट्राइंगल बनाना चाहें, ठीक है, टोटल इम्पिडेंस ट्राइंगल, अरे सॉरी, चलो ऐसे ही बना देता हूँ। सबसे पहले तो मेरे को आर बनाना चाहिए, ये आर है रजिस्टर। ठीक है, कैपेसिटी रिएक्टेंस 90 डिग्री लेग करता है ना, तो इसकी कैपेसिटी रिएक्टेंस एक्स सी। किसी भी इंडक्टर में वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स एल। अब सपोज हमें क्या निकालना है, सपोज दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस इज अप टू दिस, फ्रॉम दिस टू दिस इज एक्स एल माइनस एक्स सी, एंड एक्स एल माइनस एक्स सी इज एक्स, दिस इज व्हाट, एक्स इज व्हाट, नेट रिएक्टेंस ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट। ठीक है, तो एक्स एल इज टोटल इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्स सी इज टोटल कैपेसिटी रिएक्टेंस। दोनों इंडक्टिव और कैपेसिटी रिएक्टेंस के बीच का एंगल क्या होता है, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री एंगल मिल रहा है, तो एक्स एल माइनस एक्स सी इक्वल टू एक्स, तो एक्स एल माइनस एक्स सी इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब इस एक्स एल माइनस एक्स सी टोटल रिएक्टेंस और इन दोनों का सम, एल जे वेक्टर सम, ये वेक्टर सम है वो क्या शो करेगा, जेड, तो दिस इज वेक्टर ट्रायंगल। क्लियर हुआ, दिस विल बी व्हाट, वेक्टर ट्रायंगल। तो ये क्या हो जाएंगे, वेक्टर इम्पिडेंस ट्रायंगल होगा, जिसमें इम्पिडेंस ट्रायंगल को देखने से पता, अगर मैं इस इम्पिडेंस ट्रायंगल से अगर देखूं तो ये वाला आपका क्या है, बेस प्योर रजिस्टिव है, रजिस्टर की रेजिस्टेंस को लिए हैं। किसी भी इंडक्टर पे इम्पिडेंस है, वोल्टेज है वो 90 डिग्री लीड करता है,
तो वहाँ से उसके भी लीड करता है, तो उसकी इम्पिडेंस को मैं 90 डिग्री लीड बताया। कैपेसिटर में वोल्टेज है 90 डिग्री लेग करता है, इसका इसको 90 डिग्री नीचे एक्स सी लिया, और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या होंगे, एक्स एल माइनस क्या होंगे, एक्स सी। दिस विल बी टोटल रिएक्टेंस। सो वेयर कैपिटल एक्स इज टोटल रिएक्टेंस, तो ये नेट रिएक्टेंस और इस पॉइंट से ज्वाइन, सपोज इसको ओ दे दे, अगर इसको ए दे देता हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं सी दे देता हूँ, ओ ए सी, इसको दे देता हूँ बी दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ डी, तो ओ से ए है वो प्योर रेजिस्टेंस, रजिस्टर की रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए से जो सी जो है, ए सी जो है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को शो कर रहा है, ए से डी है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए बी जो है वो क्या है, नेट रिएक्टेंस। नेट जो रिएक्टेंस है वो दोनों रिएक्टेंस के डिफरेंस का इक्वल होगा। तो ओ से बी जो होगा, ओ बी जो लाइन होगा, बेसिकली ओ बी जो लाइन है वो टोटल इम्पिडेंस होगा, और ये टोटल जो इम्पिडेंस होगा वो ओ ए और ए बी के वेक्टर सम का इक्वल। तो इसको अगर मैं देखूं तो जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ऐसा वाला। तो ये हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, या फिर जेड स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं हम आर स्क्वायर, और एक्स एल माइनस एक्स सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स। सो दिस विल बी expression for impedance in series RLC circuit, and this will be what, impedance triangle। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो इसको और अगर हाँ और दूसरे टर्म में अगर शो करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर इसके बीच में हम फेस को अगर रिप्रेजेंट करो तो एक और ट्रायंगल बना लेते हैं। दिस इज रेजिस्टेंस, ये आपका करंट। कोई भी आपका रजिस्टर पे वोल्टेज और करंट की वैल्यू क्या होता है, सेम फेस होता है, दोनों की वैल्यू तो डिफरेंट रहेंगे। दिस विल बी जे एक्स एल, जे के टर्म में 90 डिग्री लीड करता है, ये आपका 90 डिग्री लेग करता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस जे इंटू एक्स सी, ठीक है। लेगिंग है इस वजह से इसमें हम माइनस जे यूज़ किए हैं, और लीडिंग करता है इस कारण हम इंडक्टर की वोल्टेज लीड करता है इसका यहाँ पर प्लस जे यूज़ किए हैं, ठीक है। सपोज दिस पॉइंट विल बी डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड दिस विल बी व्हाट, माइनस जे इंटू क्या हो जाएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी, दोनों के इक्वल हो जाएंगे। और इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ने वाला जो लाइन है वही क्या कहलाएगा, इम्पिडेंस। सो दिस विल बी टोटल इम्पिडेंस। सपोज दिस एंगल इज फाई, फेस एंगल, दिस रिप्रेजेंट्स आर, आर नहीं है ये फ्लोइंग करंट आई है, ठीक है। तो इस अगर हम इस एंगल फाई, फाई यहाँ पर क्या है, टोटल अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, टोटल अप्लाइड वोल्टेज और उसमें फ्लोइंग करंट के बीच का एंगल है, वही क्या है आपका फेस एंगल। तो टोटल अप्लाइड वोल्टेज और उसमें फ्लोइंग करंट, टोटल वोल्टेज और उसमें फ्लोइंग करंट के बीच अभी तक जितना एंगल 90 डिग्री लीड लेग पढ़े थे ना, वो सारा इंडिविजुअल का था। कि पे इंडक्टर में हम लीडिंग बाय 90 डिग्री बोलते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर का वोल्टेज और उस इंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के बीच में फेस रिलेशन है। अगर हम लेगिंग बाय 90 डिग्री बोलते हैं तो कैपेसिटर में वोल्टेज और उसकी कैपेसिटर के करंट की बात है, ठीक है। लेकिन अब हम किसके बात करेंगे, टोटल अप्लाइड वोल्टेज, उस कंप्लीट रिजल्टेंट वोल्टेज, मतलब सारे एलिमेंट का टोटल वोल्टेज और उसमें फ्लोइंग करंट के बीच का एंगल की बात करेंगे। तो वही है वो क्या कहलाएगा, फेस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। और फेस एंगल, सपोज फाई इज फेस एंगल बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड फ्लोइंग करंट, ठीक है। तो हम इस ट्रायंगल, इस वेक्टर इम्पिडेंस ट्रायंगल का यूज़ करके हम इसको बनाएंगे। फाई का वैल्यू 10 फाई, तो 10 फाई मैथमेटिक्स में 10 फाई इक्वल टू क्या होगा, अब फार्मूला 10 फाई इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये वाला ये परपेंडिकुलर, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होता है बेस। तो 10 फाई, सपोज फाई इज एंगल बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज
एंड फ्लोइंग करेंट देन फॉर्म ट्राइगोनोमेट्रिक फार्मूला टेन फाई इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या है, एक्स एल माइनस एक्स सी, दिस इज टोटल रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय बेस का वैल्यू क्या है आपका आर। या फिर लिख सकते हैं इसको टेन फाई इक्वल टू इसको नेट रिएक्टेंस एक्स डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, इसको आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। या फिर फाई इक्वल टू अगर हम देखना चाहे तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स से डिवाइडेड बाई आर। तो इस पर्टिकुलर फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, अप्लाइड वोल्टेज और उसमें फ्लोइंग करंट के बीच में टोटल फेस एंगल कितना है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला से आया है लंब बटे आधार वाला फार्मूला। तो इस कंप्लीट इस इम्पिडेंस ट्राइंगल में लंब में क्या है, एक्स एल माइनस एक्स सी है, आधार में क्या है, आर है। तो एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई क्या है, आर। उसी फार्मूले से हम निकाले हैं टेन फाई को यूज। तो टेन फाई इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर। या फिर टेन फाई इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी इज नथिंग बट इट इज अ नेट रिएक्टेंस ऑफ दिस सीरीज RLC सर्किट and this is represented by capital X. So tan phi equal to x by r. Finally phi equal to tan inverse x by r. तो इस पर्टिकुलर फार्मूले से उसमें अप्लाइड वोल्टेज और फ्लोइंग करंट के बीच में हम फेस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर ऑफ सीरीज RLC सर्किट, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट सीरीज RLC सर्किट की पावर फैक्टर को कॉस ऑफ फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस ऑफ फाई से। अब कॉस ऑफ फाई इक्वल टू क्या होगा, कॉस का मतलब क्या होता है, और फाई यहाँ पर क्या है, उसकी रिजल्टेंट वोल्टेज और उसमें फ्लोइंग करंट के बीच का एंगल है। तो फाई, तो कॉस फाई इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अभी आधार क्या है आपका, आर है, आधार आर है और कर्ण क्या है इसका, जेड है। तो वहीं इस फार्मूले से आ जाएगा, आधार मतलब बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। क्लियर हुआ। तो कॉस फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाई जेड इक्वल टू अभी हमने निकाला है जो जेड इज टोटल इम्पिडेंस एंड इट इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। या फिर और लिख सकते हैं कॉस फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और एक्स एल माइनस एक्स सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स का होल। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर पावर फैक्टर इन सीरीज RLC सर्किट। ध्यान ये रहे कि कोई भी सीरीज RLC सर्किट में पावर फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता। बेसिकली वही पावर फैक्टर ये बताता है कि कोई भी उस सर्किट में यूज द रजिस्टिव कंपोनेंट में पावर कितना स्टोर्ड हुआ है, पावर लॉसेस डिवाइडेड बाय टोटल अप्लाइड पावर, यही है। तो उस अप्लाइड पावर का कितना अमाउंट में जो पावर जो है उस सर्किट के अंदर, रजिस्टर के अंदर कितने अमाउंट में पावर की लॉसेस हुआ, उसी को बताता है पावर फैक्टर। और कंप्लीट कॉस फाई को ही पावर फैक्टर बोलते हैं। अगर फाई बोलेंगे तो फाई जो है सिर्फ और सिर्फ फेस एंगल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हुआ। तो कॉस फाई, अगर सीरीज RLC सर्किट में पावर फैक्टर बोलेंगे तो जब तक आप इम्पिडेंस ट्रायंगल नहीं बनाओगे तब तक आप पावर फैक्टर नहीं निकाल सकते। जब तक आप इम्पिडेंस ट्रायंगल नहीं बनाएंगे तब तक आप उसमें फेस नहीं निकाल सकते। फ्रॉम इम्पिडेंस ट्रायंगल ऐसा करके लिख देना, ठीक है। तो टेन फाई इक्वल टू क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर है वो एक्स एल माइनस एक्स सी है, बेस का वैल्यू आर है, रख दिए। तो टेन फाई इक्वल टू क्या हो गया, एक्स बाई आर। या फिर फाई इक्वल टू क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई आर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया पावर फैक्टर और उसकी फेस रिलेशन हो गया। ठीक है, तो ये है आपका इम्पिडेंस। अगर आप सिंबॉलिक नोटेशन अगर रिप्रेजेंट करना चाहो, मान लीजिए जाए सिंबल के टर्म में, अगर हम इस सीरीज RLC सर्किट की टोटल इम्पिड अभी तक तो हम सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड बस को कंसिडर किए हैं, अभी तक हम उसके मैग्नीट्यूड बस को कंसिडर किए हैं। अगर हम उसको सिंबॉलिक अगर उसके फेस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो टोटल जो इम्पिडेंस जेड जो होगा सिंबॉलिक नोटेशन में, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। आप सबको पता है कि हमेशा रजिस्टर हो
चाहे रिएक्टेंस हो चाहे इम्पिडेंस हो, जब भी वो सीरीज में कनेक्टेड रहेंगे, सीरीज में ऑलवेज वो एडिटिव नेचर का होता है। तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस आर हो जाएगा, प्लस आपका क्या है, उस इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस सिंबल के टर्म में जे इंटू एक्स एल से रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पर प्लस जे है वो वोल्टेज और करंट के बीच में प्लस 90 डिग्री, दैट मीन्स लीडिंग एंगल को रिप्रेजेंट करता है। माइनस यहाँ पर जे इंटू क्या लिख सकते हैं, एक्स सी। यहाँ पर माइनस जो है वो कैपेसिटर में वोल्टेज की वैल्यू लेगिंग होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस सिंबल के टर्म में टोटल इम्पिडेंस जेड हो गया उस सीरीज आरएलसी सर्किट में, या फिर इसको लिख सकता हूँ आर प्लस जे, कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर बचेगा एक्स एल माइनस क्या हो जाएगा एक्स सी। सो दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल इम्पिडेंस ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट। यहाँ पर एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस है, एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। क्लियर हुआ? तो जब भी कहीं पर सिंबल के टर्म में अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो कैपेसिटेंस की रिएक्टेंस के साथ माइनस जे एक्स सी ही यूज़ करेंगे, ठीक है, और इंडक्टर के साथ प्लस जे एक्स एल यूज़ करेंगे। अगर इसकी हम न्यूमेरिकल वैल्यू की अगर बात करें, सिर्फ और सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड को अगर हम कंसिडर करें, तो इसकी मैग्नीट्यूड जो होगा इम्पिडेंस, तो इम्पिडेंस जेड इक्वल टू क्या हो जाएंगे, अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, इमेजनरी मतलब जे वाले टर्म का, तो एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। जे का स्क्वायर नहीं करना है, जे को छोड़कर उसके साथ में गुना जितना है उसको, अगर माइनस रहेगा तो माइनस का भी करना पड़ेगा, एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। सो दिस विल बी व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इम्पिडेंस इन सीरीज आरएलसी सर्किट। क्लियर? अगर हम इसके फेस एंगल की अगर बात करें, तो इम्पिडेंस ट्रायंगल की अगर फेस एंगल निकालना है, अगर इसकी फेस एंगल निकालना है, तो टेन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इमेजनरी मतलब इमेजनरी वाले टर्म, इमेजनरी टर्म क्या है, एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाय रियल टर्म मतलब ये वाला टर्म बिना जे वाला, तो ये आर हो जाएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर। टेन फाई इक्वल टू हो जाएंगे, या फिर फाई इक्वल टू हो जाएगा ये टेन स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएंगे। सो दिस विल बी एंगल, फेस एंगल बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड फ्लोइंग करेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट वोल्टेज और उस वोल्टेज के कारण उसमें फ्लोइंग करेंट के बीच का ये फेस है। अब मान लीजिए सपोज उस कंप्लीट सीरीज आरएलसी सर्किट की अगर मैं इम्पिडेंस को मैग्नीट्यूड एंड फेस दोनों के टर्म में रिप्रेजेंट करूँ, तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल इम्पिडेंस Z इक्वल टू क्या होगा, Z उसकी इम्पिडेंस इनटू फेस एंगल मतलब फाई, या फिर Z इक्वल टू एंगल मतलब क्या है, ये टेन इनवर्स, और ये हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएंगे आर। तो इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वेयर जेड विल बी इम्पिडेंस, चाहे इम्पिडेंस हो, चाहे रिएक्टेंस हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, हर एक की यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो यहाँ पर इम्पिडेंस का यूनिट ओम है, और जिस भी पैरामीटर की यूनिट ओम होता है, इसका मतलब वो करंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी एसी सर्किट में कोई भी एलिमेंट के कारण जो करंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी होता है, उसी करंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस बोलते हैं। कोई भी एसी सर्किट में, ठीक है, उस सर्किट में करंट की अपोजिशन की प्रॉपर्टी जो होता है, उस करंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस। अगर वही करंट अपोजिशन है वो रजिस्टर के द्वारा हो तो रेजिस्टेंस कहलाएगा, अगर वही अपोजिशन है वो कैपेसिटर के द्वारा हो तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे, अगर वो आपका अपोजिशन की प्रॉपर्टी अगर किसी इंडक्टर के द्वारा हो तो उसको क्या बोलेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर बहुत सारे कंपोनेंट के कारण टोटल अपोजिशन हो तो उसी को क्या बोल देंगे, इम्पीडेंस बोलेंगे। तो एक से अधिक एलिमेंट के कारण होगा तो उसको इम्पीडेंस बोलेंगे। रहने के लिए सारा करंट अपोजिशन ही प्रॉपर्टी है और सबका यूनिट है ओम ही है, चाहे जेड हो, चाहे एक्स एल हो, चाहे एक्स सी हो, चाहे आर हो। क्लियर हुआ? तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।